हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को WebGL समझाऊंगा और ये वेरी बेसिक ट्यूटोरियल होगा WebGL का। इसमें अपन सीखेंगे कि कैसे एक मैश ड्रॉ करते हैं। मैश बेसिकली खूब सारे ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन होता है। हम एक सिंपल मैश मतलब एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जो दो ट्राइंगल से मिलकर बनेगा। दूसरे डेमो में हम उसी स्क्वायर को रोटेट करेंगे और उसमें डिफरेंट कलर्स शेडर के थ्रू इनपुट करा के देखेंगे। तीसरे डेमो में हम सेम स्क्वायर में एक इमेज टेक्सचर के थ्रू डाल के देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाऊंगा कुछ WebGL के बेसिक्स, जिससे कि आपको आसानी होगी आगे के सैम्पल कोड देखने में। WebGL बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एपीआई है जो जिसके थ्रू आप 2D एंड 3D ग्राफिक्स को रेंडर कर सकते हैं किसी भी कंपैटिबल वेब ब्राउज़र पर। इसके लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड थिंग, जो भी WebGL का कोड लिखा जाता है उसमें दो टाइप का कोड होता है, कंट्रोल कोड एंड शेडर कोड। कंट्रोल कोड वो कोड होता है जो आप बेसिक जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं जो कि CPU पर रन होता है। दूसरा शेडर कोड होता है जो OpenGL ES में जो बेसिकली GLSL शेडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि GPU पर रन होता है। एंड द थर्ड पार्ट इज कैनवस एलिमेंट। जो WebGL अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है किसी भी वेब पेज पे तो यू विल बी नीडिंग ए कैनवस एलिमेंट। कैनवस एलिमेंट को यूज़ करके यू कैन ड्रॉ थ्रू WebGL। बेसिकली अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं थ्रू WebGL तो बेसिकली सिंपली कैनवस एलिमेंट बना सकते हैं। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू वी गेट द WebGL कॉन्टेक्स्ट। WebGL कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए क्या करेंगे, अगर अपन लाइक आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि canvas डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट करेंगे आपको WebGL का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा और थ्रू दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली वी विल ड्रॉ। हम ड्रॉ करेंगे सारी चीज़ें और WebGL की API एक्सेस करेंगे। सम अदर इम्पॉर्टेंट बेसिक थिंग्स आर कि जो WebGL है वो आपको दो टाइप के APIs प्रोवाइड कराता है, ड्रॉ एरेज एंड ड्रॉ एलिमेंट्स। इन्हीं को फाइनली हम यूज़ करते हैं अपने वर्टेक्स बफर्स और जो भी अपने बफर्स होते हैं उनको ड्रॉ करने में। और ये दोनों ही बेसिकली एक मेथड्स मोड्स लेते हैं। मोड्स तीन टाइप के होते हैं WebGL में, पॉइंट्स, लाइंस एंड ट्राइंगल्स। जनरली हम ट्राइंगल्स यूज़ करते हैं। व्हाट डज इट मीन इज कि जो भी आपने वर्टेक्स बफर प्रोवाइड कराया है उसको WebGL किस टाइप में इंटरप्रेट करेगा, उसको वो पॉइंट्स मानेगा, लाइंस मानेगा या ट्राइंगल्स मानेगा। बेसिकली लेट्स से अगर मैं उसको ये 4 पॉइंट देता हूँ और ड्रॉ ट्राइंगल बोलता हूँ तो वो इनको ट्राइंगल के पॉइंट समझेगा। वो अपन जब एग्जांपल देखेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि कैसे हुआ है। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैश। मैश का मतलब क्या होता है? मैश का मतलब अगर आपको कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, लेट्स से जो इस एग्जांपल में मैंने आपको रैबिट दिखाया है, तो अपन को उसके लिए खूब सारे ट्राइंगल्स बनाने पड़ते हैं कि अगर वो सारे ट्राइंगल्स आप ड्रॉ कर दोगे तो ज्योमेट्री आपकी दिख जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही रैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैश में ज़्यादा ट्राइंगल हैं, एक मैश में कम ट्राइंगल्स हैं, बट ये दोनों मैश ही कहलाती हैं। जितने ज़्यादा आप ट्राइंगल्स रखेंगे अपनी मैश में उतना ही आपका क्रिस्प ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे तो रैबिट के आपको शार्प एजेस समझ में आ रही होंगी जिसमें ज़्यादा ट्राइंगल्स हैं। बेसिकली मैश का कंसेप्ट यही होता है कि अगर आप जितनी ज़्यादा रिफाइन मैश रखेंगे उतना अच्छा आपका ऑब्जेक्ट होगा। तीसरी चीज़ है, मैं मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, बट ये मेरा बहुत बेसिक ट्यूटोरियल है तो इसमें हम ज़्यादा हाई फाई मैट्रिक्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट बिकॉज मैं बेसिक समझा रहा हूँ तो मैं आपको मैट्रिक्स भी समझा देता हूँ। WebGL में मोस्टली हम तीन टाइप की मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, MVP। दीज आर मॉडल, व्यू एंड प्रोजेक्शन मैट्रिसेस। होता क्या है, लेट से आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट उस होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर लेके बनाए गए होते हैं। लेकिन आपको जब इसको रियल वर्ल्ड में ड्रॉ करना होता है तो वर्ल्ड का कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होता है। पहली मैट्रिक्स जो मॉडल मैट्रिक्स होती है, जब आप अपने मॉडल के जितनी भी वर्टिसेस हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी वर्टिसेस ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास आ जाता है उसके बाद आपको कैमरे के हिसाब से उन सारी वर्टिसेस को या उस मॉडल को नई पोजीशन पर डालना होता है। अगर आपका कैमरा किसी अलग एंगल से अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको क्या व्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जब कोई 3D ऑब्जेक्ट, अब आपको डेप्थ दिखानी है, आपको पर्सपेक्टिव दिखाना है, जैसे कि अगर कोई ट्री दूर है तो वो छोटा दिखना चाहिए, अगर वो पास है तो बड़ा दिखना चाहिए, सेम ट्री उसकी सेम लेंथ।
तो वो एक पर्सपेक्टिव होता है कि कोई चीज़ दूर है तो वो छोटी दिखती है, तो उस टाइप का इफेक्ट लाने के लिए हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है शेडर प्रोग्राम्स। सो जब भी हम कोई ग्राफिक्स का कोड लिखते हैं उसमें हमें शेडर का कोड लिखना पड़ता है, वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर। सो वर्टेक्स शेडर हर वर्टेक्स के लिए कॉल होता है, तो बेसिकली अगर ट्राइंगल है तो 3 बार कॉल होगा, तीनों वर्टिसेस के लिए एक बार। और फ्रेगमेंट शेडर होता है वो हर पिक्सल के लिए कॉल होता है, तो बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल में देखेंगे तो जितने भी पिक्सल्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर उतनी बार ये फ्रेगमेंट शेडर कॉल होगा। तो वर्टेक्स शेडर का क्या काम होता है? वर्टेक्स शेडर जनरली जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी होती हैं, अगर आपको अपनी वर्टेक्स को मूव कराना है, रोटेट कराना है, स्केल कराना है, दूसरी पोजीशन में भेजना है, तो आप वर्टेक्स शेडर में करते हो, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, जो अभी अपन ने देखा था। और फ्रेगमेंट शेडर का क्या काम होता है? जो आपको कलर रिलेटेड थिंग्स करनी होती है कि भाई इस पिक्सल पे मुझे क्या कलर करना है, वो आप वहाँ से रिटर्न करते हैं। तो मैं क्विकली अब आपको लास्ट ग्राफिक्स पाइपलाइन समझा देता हूँ कि कैसे जीपीयू में बिहाइंड द सीन्स ये पाइपलाइंस चल रही होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड के थ्रू सारे मेमोरीज और बफर्स सेट कर देते हैं मेमोरी के अंदर, सारे बफर्स और टेक्सचर्स डिपेंडिंग ऑन आवर सिनेरियो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट से हम उनको बाइंड कर देते हैं जिससे वर्टेक्स शेडर उन्हें एक्सेस कर पाए। वर्टेक्स शेडर कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद कुछ वो वेरिएबल्स आउटपुट कर देता है जो आगे आगे की पाइपलाइन के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो अपन कोड करते हैं वर्टेक्स शेडर वो इस वाली स्टेप पर रन हो जाता है। उसके बाद वो प्रिमिटिव असेंबली बनाएगा जैसे हमें यहाँ दिख रही है, क्योंकि हमने तो उसे पॉइंट भेजे थे, वो उसको ट्रायंगल समझ लेता है, उसके बाद उनको ट्रायंगल्स में बना लेता है। उसके बाद रास्टराइजर कॉल होता है। रास्टराइजर का क्या मतलब होता है? अगर आपके पॉइंट्स भेजने के बाद प्रिमिटिव असेंबली ने उसको एक ट्रायंगल बना दिया, तो रास्टराइजर क्या करेगा? रास्टराइजर पता करेगा कि इसके बीच में कितने पॉइंट्स आने हैं, कितने पिक्सल्स आने हैं। उसके बाद वो फ्रेगमेंट शेडर को कॉल करेगा हर पिक्सल के लिए, और फ्रेगमेंट शेडर उसका आउटपुट रिटर्न करेगा फ्रेम बफर पर, और फ्रेम बफर उसको राइट कर देगा स्क्रीन पे। सो मैं आपको पहला एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हम एक सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो अपन इसका कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं। सो सिंपली एक कैनवास बनाया है मैंने सबसे पहले, जिसकी मैंने हाइट और विड्थ दे दी है। कैनवास के बाद मैंने वही उस कैनवास को एक्सेस किया, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट ले लिया जिससे मुझे जीएल का कॉन्टेक्स्ट मिल गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने इस स्क्वायर की वर्टिसेस डिफाइन करें। सो बेसिकली मैंने 4 वर्टिसेस डिफाइन की स्क्वायर की। पहली वर्टेक्स है एक्स इज माइनस एंड वाई इज पॉजिटिव, एक्स माइनस वाई पॉजिटिव, तो पहली वर्टेक्स यहाँ पे है, माइनस माइनस सेकेंड वर्टेक्स यहाँ पे है, प्लस माइनस प्लस माइनस फोर्थ वर्टेक्स यहाँ पे है, एंड प्लस प्लस थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ वर्टेक्स यहाँ पे। उसके बाद हम इंडिसेस यूज़ करेंगे। आई होप गाइज यू नो द यूजेज ऑफ इंडिसेस। तो इंडिसेस का क्या मतलब होता है कि इन तीन वर्टेक्स को यूज़ करके मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और इन तीन को यूज़ करके मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सो बेसिकली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को यूज़ करके मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है विच इज़ दिस, एंड 1 3 एंड 0 को यूज़ करके मुझे सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वर्टेक्स बफर बनाऊँगा, वर्टेक्स बफर को बाइंड करूँगा, फिर उसके अंदर अपना एक्चुअल का अरे डाल दूँगा जो मैंने यहाँ पे अरे बनाया। सिमिलरली मैं इंडिसेस के साथ करूँगा। तो इंडिसेस में आपको ध्यान रखना है जो वर्टेक्स बफर का टाइप है वो हमने अलग दिया है, एलिमेंट अरे बफर दिया है, यहाँ पे अरे बफर दिया है। तो इंडिसेस के लिए वी ऑलवेज यूज एलिमेंट अरे बफर। सो अब हम वर्टेक्स का शेडर कोड बनाएंगे। वर्टेक्स शेडर कोड में क्योंकि ये वेरी बेसिक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो मेरा वर्टेक्स शेडर के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा मैं डायरेक्टली उसे रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि मुझे कुछ फैंसी काम करना नहीं है, मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट रिटर्न कर रहा हूँ। तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स शेडर हर पॉइंट के लिए एक बार कॉल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बार कॉल होगा। सिमिलरली हम फ्रेगमेंट शेडर बनाएंगे। फ्रेगमेंट शेडर के अंदर अभी मैं हार्ड कोडेड कलर रिटर्न कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं RGB, तो मैंने ब्लू कलर रिटर्न किया है। उसके बाद सिमिलरली मैं फ्रेगमेंट शेडर के साथ भी यही स्टेप्स फॉलो करूँगा। एक फ्रेगमेंट शेडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें अपना कोड डालूंगा, कंपाइल करूँगा, फिर मैं शेडर प्रोग्राम बनाऊंगा। सो ये सारी स्टेप्स आप गूगल पे देख सकते हैं, ये ऐसा ही करनी होती हैं ऑलवेज, इसमें कुछ नया नहीं है। तो शेडर प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं दोनों अपने शेडर्स को अटैच कर दूंगा, फिर अपना लिंक कर दूंगा, और फिर कहूँगा इसी प्रोग्राम को मुझे यूज़ करना है आगे ड्रॉ करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ड्रॉ कॉल करने का टाइम आ गया है। उससे पहले मैं अपने बफर बाइंड कर दूंगा, जो वर्टेक्स बफर था, इंडेक्स बफर था। और क्योंकि मुझे ये वर्टेक्स बफर अपने वर्टेक्स शेडर में एक्सेस करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स, तो उसके लिए मुझे उसे उस एट्रीब्यूट लोकेशन पे उसे बाइंड भी करना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे शेडर प्रोग्राम से अपने इस कोऑर्डिनेट जो वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, उसका मैंने लोकेशन मांगा, लोकेशन मिल गई। उसके बाद मैंने वर्टेक्स एट्रिब पॉइंटर पे उसे बाइंड कर दिया और फिर उसको इनेबल कर दिया। उसके बाद मैंने अपना क्लियर कलर करने का मतलब क्या होता है, जो कैनवास का कलर है उसे मैंने स्क्रीन को क्लियर कराया इस कलर से, आप इसको किसी भी कलर से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ड्रॉ एलिमेंट्स को कर दिया। ड्रॉ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो ये इंडिसेस हैं इनको आपको ट्राइंगल्स मानना है। ट्राइंगल्स ऑलवेज 3 पॉइंट से बनता है, तो वो समझ जाएगा कि 6 इंडिसेस हैं तो मतलब 2 ट्राइंगल बनेंगे, तो वो आपके 2 ट्राइंगल रेंडर कर देगा। अगर आपको देखना है कि इसमें क्या अंतर आता है, अगर मैं लास्ट के ट्राइंगल हटा दूँ तो आप देख सकते हैं। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो यू कैन सी कि इसने आधा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब सेकंड पे चलते हैं अपन कि सेकंड में सेम स्क्वायर के अंदर मैं हार्ड कोडेड कलर ना देके मैं एक कलर बफर के थ्रू दूंगा और साथ ही साथ मैं स्क्वायर को रोटेट भी कराऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल सेम कोड यूज़ किया है मैंने और बस कुछ एडिशनल चीज़ें डाली हैं। तो प्रीवियसली कलर बफर नहीं था, मैंने कलर बफर बनाया है। तो जितनी आप वर्टिसेस बनाते हैं उतनी ही कलर बफर में एंट्री होनी चाहिए। तो एक कलर हम 3 नंबर से डिनोट करते हैं, R, G एंड B। तो इसलिए पहले पॉइंट के लिए मैंने रेड कलर दिया, सेकंड के लिए मैंने ग्रीन, ब्लू एंड फोर्थ के लिए वाइट दिया। तो जैसे मैंने बाकी बफर्स को बाइंड किया था, सिमिलरली मैं कलर बफर को भी बाइंड करूँगा। वर्टेक्स बफर बाइंड किया, कलर बफर बाइंड किया, इंडेक्स बफर बाइंड किया, सिमिलरली जो मैंने पहले किया। चेंज कहाँ आएगा? वर्टेक्स शेडर में चेंज आएगा। वर्टेक्स शेडर में दो चेंज देख रहे होंगे आप। एक तो एक मैट्रिक्स टाइप का नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, दूसरा कलर टाइप का कर दिया है। पोजीशन तो पहले भी था, और एक वेरिंग टाइप का मैंने वी कलर असाइन किया है। तो मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। मैट्रिक्स मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि मुझे इसे रोटेट करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। कलर मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि वर्टेक्स का जो कलर है वो मैं लेना चाहता हूँ वर्टेक्स शेडर में, जिसे मैं आगे रिटर्न करूँगा। रिटर्न किसके थ्रू करूँगा दोस्तों? रिटर्न मैं करूँगा वी कलर के थ्रू। तो वी कलर एक जो वेरिंग टाइप का आप वेरिएबल बनाते हैं वो बेसिकली आगे जाके पाइपलाइन में पास ऑन होता चला जाता है। तो ये फाइनली आपको फ्रेगमेंट शेडर में मिल जाएगा। तो फ्रेगमेंट शेडर के अंदर भी मैंने अब एक चीज़ चेंज करी है। मुझे एक नया कलर इनपुट चाहिए था, तो मैंने एक वी कलर टाइप की चीज़ ली है। तो पहले अगर आपको याद हो तो मैं ब्लू कलर रिटर्न कर रहा था, अब मैं ब्लू कलर ना रिटर्न करके जो कलर आया है वही रिटर्न करूँगा। बाकी पूरा का पूरा कोड सेम है। मैंने सिर्फ वर्टेक्स शेडर बनाया, फ्रेगमेंट शेडर बनाया, कंपाइल किया। अब मैं आपको रोटेशन का कंसेप्ट समझाता हूँ कि मैं रोटेट कैसे करता हूँ। तो रोटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन MVP 3 टाइप की मैट्रिक्स यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मॉडल को ड्रॉ करते टाइम। तो अभी अगर आप ध्यान दें तो मुझे ना एंगल चेंज करना है, ना मुझे 3D इफेक्ट दिखाना है, मुझे बस इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि बस ये मूव हो जाए इसकी वर्टिसेस। तो मैं सिर्फ मॉडल फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स होती है वही यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली। तो दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा जो बेसिकली जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन को के लिए मैट्रिक्स को मेरी प्रिपेयर करता है। उसके बाद ये सेम मैट्रिक्स को मैं बाइंड करूँगा थ्रू दिस फंक्शन। सो यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म का क्या कंसेप्ट होता है? यूनिफॉर्म का कंसेप्ट मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स शेडर हर वर्टेक्स के लिए कॉल होता है। अगर एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स हैं तो वो 3 बार कॉल होगा, और हमें पता है तीनों वर्टेक्स अलग अलग होंगी, तो 3 बार अलग अलग पोजीशंस आएंगी। लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक्स तो सेम ही होगी तीनों के लिए। तो जो भी ऐसा डेटा आप भेजना चाहते हैं जो सेम होता है उसको हम यूनिफॉर्म में डालते हैं। ये ऑप्टिमाइज्ड एक वे होता है ऐसा डेटा पास करने का जो यूनिफॉर्म मतलब सेम रहता है, इसलिए हम मैट्रिक्स को यूनिफॉर्म के थ्रू पास करते हैं। उसके बाद सिमिलरली मैंने क्लियर करा, उसके बाद ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि मुझे इस फ्रेम को बार बार ड्रॉ करना था, तभी मुझे रोटेशन का इफेक्ट दिखता, इसलिए मैंने एक जावास्क्रिप्ट का रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का को कॉल करा, जिसके अंदर मैंने अपना एक मेथड डाल दिया ये वाला, जिसके अंदर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पुराने टाइम से उस टाइम को माइनस करता हूँ। उसके बाद मैं उस डेल्टा को यूज़ करके अपना एंगल
रेडियंस की फॉर्म में इसे लिख देता हूँ, जिससे मुझे नई मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हम थर्ड चीज़ चेक करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि इस सेम स्क्वायर के अंदर अपन किसी टेक्सचर या किसी इमेज को कैसे लोड करें। तो ये भी सेम कोड है, इसमें बस मैंने अपनी लास्ट वाले एग्जांपल से मैं क्या चेंज करूँगा, आपको याद हो तो मैं उसमें कलर बफर लेके चल रहा था, मैं कलर बफर की जगह अब टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करूँगा। टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स का क्या कंसेप्ट होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सिमिलरली मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके इंडिसेस बनाई और एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स रख लिए। अभी के लिए आप बस समझ लीजिए ये भी एक टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो किसी पिक्सल को एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स हैं इसको भी हम सिमिलरली इनका बफर बनाएंगे और अटैच कर देंगे, बाइंड कर देंगे जिस तरीके से हमने पहले किया था। अब आप देखेंगे तो मेरे वर्टेक्स और फ्रैगमेंट शेडर कोड में क्या चेंज आएगा। पोजीशन हम पहले भी लेते थे, मैट्रिक्स हमें चाहिए क्योंकि रोटेट करना है। अभी मैंने इसकी रोटेशन रोकी हुई है बट आपको दिख जाएगा अगर मैं इनेबल करूँगा तो मैट्रिक्स मैंने रखी हुई है एज इट इज़। कलर की ज़रूरत नहीं है अपन को, ये रह गया है, मुझे हटाना देना चाहिए था। फिर हमें चाहिए टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स। टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स मतलब ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स मैंने बनाए हैं ये मुझे वर्टेक्स शेडर के अंदर चाहिए और मैं वर्टेक्स शेडर के अंदर से ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स फ्रैगमेंट शेडर को पास करूँगा, जो मैंने आपको बताया था जिनका जो वेरिंग टाइप के होते हैं वो पाइपलाइन में आगे पास करने के काम में आते हैं। तो इस वाले वेरिएबल को मैं असाइन कर दूंगा जो मुझे वर्टेक्स शेडर में इनपुट मिला था। अब फ्रैगमेंट शेडर क्या करेगा, फ्रैगमेंट शेडर के अंदर मान लीजिए अभी आपको किसी तरीके से एक टेक्सचर मिल जाता है। टेक्सचर मतलब क्या होता है, इमेज होती है मान लो अभी। तो टेक्सचर ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज होता है जिसका जो इमेज बफर को अपने अंदर रखता है, जिस इमेज को आपको लोड कराना है। तो वो आपको इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप उस इमेज का कौन सा पिक्सल एक्सेस करना चाहते हैं वो टेक्सचर कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आप बता सकते हैं। अब इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड कलर अब की बारी इमेज का उस टेक्सचर का उस वर्टेक्स टेक्सचर कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग वाला कलर आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब सेम ही काम किया है, शेडर बनाया और कंपाइल किया, लिंक करा। यहाँ पे भी सेम ही काम किया है पहले की तरह। एक नई चीज़ यूज़ करी है, सैम्पलर। सैम्पलर अपन को यूज़ करना होता है, सैम्पलर बेसिकली बताता है कि कौन सी टेक्सचर यूनिट यूज़ करनी है अपन को। अभी मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ बफर बाइंडिंग चल रही है जो सेम है, मूव मैट्रिक्स वाला कोड सेम है। यहाँ पे मैंने टेक्सचर को लोड करने वाला कोड लिखा है। टेक्सचर को लोड करने वाला कोड बेसिकली अगर आपके पास कोई इमेज है, जैसे मेरी इमेज थी लोकल होस्ट पर पड़ी हुई थी, इस इमेज को मुझे लोड करना था तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी इमेज को टेक्सचर में लोड करने का। तो ये आप देख सकते हैं मैंने भी सेम स्टैंडर्ड तरीका ही यूज़ किया है जिससे मुझे एक टेक्सचर मिल जाता है। अब इस टेक्सचर को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको टेक्सचर यूनिट एक एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो टेक्सचर यूनिट एंड टेक्सचर ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। टेक्सचर यूनिट का क्या मतलब, टेक्सचर यूनिट टेक्सचर ऑब्जेक्ट को यूज़ करती है, कंज्यूम करती है। तो अभी और टेक्सचर यूनिट की फंक्शनैलिटी जीपीयू प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर पे। सो अभी इस लाइन से हम क्या बता रहे हैं, WebGL से हम कह रहे हैं कि टेक्सचर 0 को एक्टिवेट कर दो। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये टेक्सचर ऐसी कितनी 8 यूनिट अवेलेबल हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। सो WebGL में अभी 8 टेक्सचर यूनिट्स अवेलेबल हैं। अभी हम टेक्सचर यूनिट 0 को यूज़ कर रहे हैं और हम टेक्सचर कौन सा टेक्सचर बाइंड कर रहे हैं, जो हमें टेक्सचर मिला है हमने वो टेक्सचर बाइंड कर दिया। तो जो आपने एक्टिवेट करी थी उसी पे बाइंड हो जाएगा। और फिर हमने बताया कि सैम्पलर को कि भैया तुम्हें टेक्सचर यूनिट 0 यूज़ करनी है, जो सैम्पलर अपन फ्रेगमेंट शेडर में पास कर रहे हैं। ये हमने सैम्पलर पास किया है ना फ्रेगमेंट शेडर में। तो हमने इसको एक तरीके से बताया है कि भाई टेक्सचर यूनिट 0 यूज़ करनी है तुम्हें, टेक्सचर यूनिट 0 यूज़ करनी है। ओके, सो अगर आपको कोड लिखना है जिसमें आपको 2 टेक्सचर पास करने हैं तो आपको ये सिमिलर लाइंस 1 1 लिख के करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के तुरंत बाद आपको नए टेक्सचर से उसे बाइंड भी करना पड़ेगा। अब सेम कोड मैं यहाँ पे इन्वोक कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसलिए मेरा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये भी रोटेट कर लेता। तो सिमिलरली अपन ने क्या किया,
अब अपन ने पिछले एग्जांपल में जो हमने देखा था कि हम एक फ्रेगमेंट शेडर से कलर रिटर्न कर रहे हैं, जो कलर वर्टेक्स शेडर उसे प्रोवाइड कराता था, अब हम वर्टेक्स शेडर के थ्रू कोई कलर नहीं प्रोवाइड करा रहे, हम ओनली उसे टेक्सचर कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करा रहे हैं और फ्रेगमेंट शेडर उस टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके सैम्पलर से बोल रहा है कि जो आपको टेक्सचर जो आप पे टेक्सचर बाइंड किया हुआ है उसका मुझे पिक्सल का कलर निकाल के दे दो, मैं वही सेट कर दूंगा। तो उस वजह से हमें यहाँ पे इमेज लोड होके सही पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप WebGL से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और क्योंकि मैं ये नया चैनल शुरू किया है तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट में लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे और इनक्रेजमेंट मिले और नए टाइप की वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।